होता है इनके पास। ओके तो स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस नारायण सिंह केस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये केस ना मोर और लेस हम लोग नथुलाल का केस हमने कल डिस्कस कर लिया, तो अब ये केस समझना बहुत इजी होगा हमारे लिए। ओके तो नथुलाल के केस के टाइम पे जो लूप होल्स थे उसे फील किया गया, उसे क्या कहते हैं, ठीक किया गया बाय द अमेंडमेंट। अब उसके बाद ये केस आया। तो इस केस में क्या होता है, फर्टिलाइजर ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं बट उनके पास परमिट नहीं होता है। तो परमिट नहीं होता उनके पास, और उन्हें जस्ट बिफोर मतलब वो बॉर्डर क्रॉस करने ही वाले होते हैं एमपी के, और महाराष्ट्र में एंटर करने ही वाले होते हैं। एट दैट मोमेंट उन्हें स्टॉप किया जाता है। अब इस पर्टिकुलर केसेस में ना सेक्शन इन्वॉल्व हुआ है, सेक्शन 511 ऑफ आईपीसी। कोई बताएगा यहाँ पे सेक्शन 511 ऑफ आईपीसी किस चीज से रिलेटेड है? जल्दी भाई, एनीवन गाइस? बोलते हैं ना, आईपीसी जिसका कोई नहीं है उसका राम, तो लास्ट में कुछ ना बने वो हाँ, जन्नत में। अटेम्प्ट है। अटेम्प्ट है अटेम्प्ट, फॉर द अदर पर्सन। अटेम्प्ट जो एग्जैक्टली। जिस पे और कुछ ना लगे उसको यही लगा दो। हाँ, अब यहाँ पे अटेम्प्ट की बात क्यों हुई? क्योंकि देखो इसमें क्या हुआ था ना, ट्रायल कोर्ट में इशू गया, ट्रायल कोर्ट में ये छूट गया। ट्रायल कोर्ट ने एक्विट दिया, किस बेसिस पे दिया? मेरे नोट्स में भी आप देख रहे हो तो मैंने दो चीजें लिखी हुई है सिर्फ। क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने ये सॉरी, ट्रायल कोर्ट ने ये कहा कि मेंस्ट्रिया नहीं थी उन लोगों की, कि उन लोगों की मेंस्ट्रिया नहीं थी, और ये सिर्फ ओनली प्रिपरेशन था कि एक्ट कंप्लीट नहीं हुआ था। उन्होंने एमपी की बॉर्डर क्रॉस नहीं की थी और महाराष्ट्र में नहीं पहुंचे थे। ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने जो लीव देने से मना कर दिया और उन्होंने ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को सही माना। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गया। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर तीन इशू रेज हुए। कि सबसे पहला इशू ये था इनका कि हमें मतलब प्रूफ करने की जरूरत है मेंस्ट्रिया अक्यूज्ड की। तो अब इसका आंसर बताओ कि भाई हमें जरूरी है इसमें मेंस्ट्रिया प्रूफ करना? 1967 के बाद, अमेंडमेंट के बाद इसमें लिखा गया था कि मेंसरिया हो या ना हो आप लायबल होंगे, तो यहाँ पे प्रूफ एग्जैक्टली करना जरूरी नहीं है। हाँ, यहाँ पे सारा गेम चेंज हुआ उस अमेंडमेंट की वजह से। अगर वो अमेंडमेंट नहीं हुआ होता ना तो यहाँ पे नारायण सिंह भी यहाँ पे एक्विटल मिल जाता, बट ड्यू टू दैट अमेंडमेंट अब इसमें क्या कह रहे हैं कि नहीं, ये आएगा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर। ठीक है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आपकी मेंस्ट्रिया मैटर नहीं करती है। तो पहला इशू, उसका आंसर हमें मिलेगा कि हमें मेंस्ट्रिया अप्रूव करने की जरूरत थी नहीं। ओके और जो सेक्शन 7 ऑफ ईसीए मतलब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसमें उन्होंने क्या वर्ड यूज किया? नोइंगली, इंटेंशनली और अदरवाइज। और ये जो अदरवाइज है मैंने इस पे स्टार मार्क किया कि अदरवाइज ये बहुत डेंजरस है शब्द यहाँ पे जो यूज किया ना, अदरवाइज मतलब कुछ भी भाई, आपका इंटेंशन हो, नोइंगली कुछ भी हो, आप गिल्टी, अगर आपने ये ऑफेंस किया है अंडर दिस एक्ट यू विल बी लायबल फॉर दैट। सेकंड इशू क्या रेज हुआ था कि क्या ये एविडेंस ये प्रूफ कर रहे हैं कि ये सिर्फ मियर प्रिपरेशन थी? तो ये क्या आपको क्या लगता है, ये पूरे जो हमने फैक्ट्स देखे कि उन्हें कब पकड़ा गया, लाइक वो क्या कर रहे थे, तो ये क्या बताता है? इट जस्ट अ प्रिपरेशन क्या नहीं था नहीं, वो ये? अटेम्प्ट कर, मेरे ख्याल से वो अटेम्प्ट कर रहे थे, बिकॉज अगर उसे पुलिस नहीं रोकती तो वो बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। तो हम्म, इट इज, कहते हैं प्रिपरेशन से ज्यादा था, तो इसे अटेम्प्ट हाँ, कह सकते हैं। इसमें इसमें ना इन्होंने सारे क्राइम के स्टेजेस क्रॉस कर चुके थे ऑलरेडी। तो ये हम मेयर प्रिपरेशन पे नहीं आएगा। अगर जस्ट ये इनको फ्यू किलोमीटर्स ही बचा था, अगर वो नहीं रोकते तो एक्ट तो कंप्लीट हो जाता ना। तो इट इज, वी कैन नॉट से इट इज जस्ट अ मेयर प्रिपरेशन। तो ये इशू ये भी सॉल्व हो गया। और यहाँ पे क्या हम लोग नथुलाल वाला केस का रेशो यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो लॉ था वही चेंज हो गया, लॉ की वर्डिंग से चेंज होगी, तो हम लोग कैसे उसका रेशो यूज कर सकते हैं? यहाँ तक समझ में आ गया? तो हम्म। ये सब सुनने के बाद ना मतलब अब बात आती है कि भाई फिर लास्ट में क्या हुआ नारायण सिंह का? तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया, बट दोनों चीजों में बहुत फर्क है, कन्विक्शन एंड पनिशमेंट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उसे सिर्फ कन्विक्ट किया, पनिश नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब ये केस ट्रायल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गया ना तब 15 साल हो चुके थे ऑलरेडी, और वो 15 साल से एक्विट मतलब बाहर ही था, एक्विटल में था, तो उसे फिर पनिशमेंट देके कोई मतलब नहीं था। और जो हमारे जो लॉ बनाने का, स्टैट्यूट बनाने का जो मतलब होता है ना, दैट इज बिकॉज द कोर्ट जो जज है ना, उन्हें चाहिए था कि वो करेक्ट करे पोजीशन ऑफ लॉ, नॉट टू पनिश समवन। मेन जो उनका मोटो था बिहाइंड दिस जजमेंट, क्योंकि वो तो 15 साल से एक्विटल में ही था, इसीलिए इसीलिए इसे उसे कन्विक्ट किया गया बट नॉट पनिशमेंट नहीं दी गई थी। ठीक है, तो बस ये इतना केस था। मुझे नहीं लगता इससे और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना, क्योंकि हम लोग काफी बार इस चीज को मतलब ये केस को डिस्कस कर चुके हैं। बट जो मेजर चीज है ना वो हमें बस याद रहनी चाहिए। इस केस में यहाँ कोई ऐड ऑन करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम।
ठीक है, इसमें अटेम्प्ट का मैंने बता ही दिया कि उसमें अगर पुलिस उसे रोकती नहीं तो वो कहते हैं बॉर्डर क्रॉस कर जाता है एमपी का और महाराष्ट्र में चला जाता है, तो वो हाँ बस कहते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्ट हो जाता है। हाँ तो बस जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि भाई इसमें सेक्शन कौन कौन सी यूज किए, तो सेक्शन 511 ऑफ आईपीसी। ओके, तो वैसे ही हम मोस्टली केसेस में देखेंगे कि फैक्ट क्या है, केस लॉस, हमने सेक्शन कौन सी यूज हुआ, इशू क्या था, राइट। ओके, आगे बढ़े तो आगे मैंने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो प्रिंसिपल है एक, वो प्रिंसिपल क्या कहता है, नो क्राइम विदाउट लॉ एंड नो पनिशमेंट विदाउट लॉ। समझ में आया इस लाइन का मतलब, नो क्राइम विदाउट लॉ एंड नो पनिशमेंट विदाउट लॉ, ठीक है। लो, तो हमने ये देखा था ना, एक स्टेटमेंट था, हमने हिस्ट्री में समथिंग पढ़ा था कि टैक्सेशन इट्स लाइक जो अथॉरिटी होती है वही टैक्स ले सकती है, हाँ राइट। आई होप किसी को याद हो वो। तो यह क्या कह रहा है कि नो क्राइम विदाउट लॉ, अगर लॉ ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि लॉ ही डिफाइन करता है ना क्राइम क्या है क्या नहीं है। अगर लॉ नहीं है तो कोई क्राइम भी नहीं है, ठीक है, और कोई पनिशमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो फिर आर्बिट्री होगा ना, लॉ डिफाइन करते हैं किस चीज के लिए क्या पनिशमेंट होगी। इसीलिए ये कहते हैं कि नो क्राइम, बिना लॉ के क्राइम नहीं होगा और बिना लॉ के पनिशमेंट भी नहीं मिल सकती, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ना कुछ 4 रूल है, मतलब वो हम किसी भी आंसर में या कहीं पे भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जस्ट वी हैव टू नो दिस, राइट। ये इस केस से रिलेटेड नहीं है, इट जस्ट एन एक्स्ट्रा। ओके, तो पहला क्या करता है, कहता है नॉन रेट्रोएक्टिविटी ऑफ पीनल लॉ, मतलब कोई भी जो क्रिमिनल लॉ है ना वो रेट्रोस्पेक्टिव आप नहीं अप्लाई कर सकते हो। रेट्रोस्पेक्टिव इन द सेंस, कैन एनीवन इलैबोरेट पीछे दिस। जाके पीछे जाके उसको अप्लाई नहीं कर सकते। इट मीन्स अगर 1940 में अगर वो कोई लॉ है तो 1930 वाले केसेस में आप नहीं डाल सकते उसको। एग्जैक्टली exactly. अगर अगर आज वो किसी क्राइम की पनिशमेंट बढ़ाते तो वो क्या, वो कब से अप्लाई होगी, फ्रॉम आज की डेट जब से वो लॉ जो है इन फोर्स में आया है। आप उसको ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं इसके पहले वाले जो भी क्रिमिनल है जो इस ऑफेंस के लिए जिन्हें कन्विक्ट किया गया उन पे भी अप्लाई कर, नो। क्रिमिनल केसेस में कभी भी कोई भी लॉ रेट्रोस्पेक्टिवली यूज नहीं किया जाता है, मतलब कि फ्रॉम द पहले से उस चीज को, लेकिन सिविल केसेस में कर सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना है हमें। कि अगर ऐसा हो जाता है ना तो आर्टिकल 20 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, ये वो वाले ये ये ब्रीच होगा, राइट। ओके, सेकेंड रूल क्या कहता है कि पीनल स्टैट्यूट मस्ट बी कंस्ट्रक्ट स्ट्रिक्टली, मतलब कि जो भी हम रूल्स बना रहे हैं ना वो हमें बहुत ध्यान से, बहुत स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली इन द सेंस इज नॉट लाइक कि वेरी कैपिटल पनिशमेंट एट ऑल, नो नो नो। यहाँ पे कि मतलब क्योंकि ये हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करते हैं, तो ऐसा कोई लूप होल नहीं छोड़ना है हमें, ठीक है, जिससे ये फंडामेंटल राइट किसी की ब्रीच हो सके। तो सेकंड ये कहता है। थर्ड कहता है कि जो लेजिस्लेशन होता है, जो लॉ बनाते हैं उसमें एक सर्टिनिटी होनी चाहिए, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए आज पर्टिकुलर ये लॉ है कल को जाके फिर वो चेंज हो रहा है, तो ये दोनों, मतलब चाहे वो बिजनेस के लिए या वो कंडक्ट के लिए, चाहे वो पब्लिक लॉ के लिए, तो ये लॉन्ग टर्म में यूजफुल नहीं है, इसलिए लेजिस्लेशन में जो भी लॉ बनाते हैं वो सर्टेन होने चाहिए। फोर्थ कहता है एक्सेसिबिलिटी ऑफ लॉ। अब ये तो काफी ले मैंने कि लॉ जो है एक्सेसिबल होना चाहिए, यू कैन हैव द एक्सेसिबिलिटी ऑफ लॉ, राइट। तो ये 4 रूल थे जस्ट, और इसके साथ हमारा ना मेन स्ट्रिया वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब ये पूरे मेन स्ट्रिया वाले टॉपिक में हमने कुछ केसेस डिस्कस करे, हमने बहुत बेसिक चीजें डिस्कस की। एनीवन हैव एनीथिंग टू ऐड ऑन, मोस्ट वेलकम। और किसी को कुछ पूछना हो उसमें तो, क्योंकि हम इसके बाद हम लोग इस पे कल पेपर होमिसाइड पे आएंगे, सेक्शन 299। नीरज आप नेक्स्ट पे, हाँ एक सेकेंड, ये नहीं नहीं इसके बाद वाला पेज ना, ये भी ना, एग्जैक्टली यार, ओके गाइस, ठीक 1 है हम लोग। मिनट है, किसी को कुछ ऐड ऑन करना है? प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड, कैरी ऑन। ओके ठीक है। तो अब हम लोग सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड, राइट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ होमिसाइड? हत्या। मैन किलिंग ऑफ मैन, दैट इज कॉल्ड यस, हत्या। होमिसाइड। किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय ह्यूमन बीइंग, दैट इज होमिसाइड, ठीक है। और ये जो है ना ऑफेंस, ये अफेक्ट करता है ह्यूमन, मतलब ये जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है ना इसका नाम ये है ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, उसके अंदर है ये सेक्शन 299।
अब मैं चाहती हूँ एक बार बेयर एक्ट खोल लो सारे, ठीक है, क्योंकि ये जो मैंने लिखा है ना ये वैसे समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। मैं भी ओपन कर लूँ एक बार बेयर एक्ट, देन वी आर गुड टू गो। ओके, तो मैं ही रीड कर रही हूँ और मैं ही बताऊँ। तो 299 कहता है कल्पेबल होमिसाइड हूसोएवर कॉज द डेथ बाय डूइंग एन एक्ट। एक्ट सेक्शन जल्दी से कौन से सेक्शन में डिफाइन है एक्ट? अरे कितना था? 32 11 गाइस, 32। क्या कर रहे हो? 11 पर्सन है। 32 एक्ट इंक्लूड सीरीज ऑफ एक्ट, ठीक है, यहाँ पे हमें हर वर्ड का मतलब अच्छे से देखना है, ठीक है। तो whosoever cause the death by doing an act, एक्ट सेक्शन 32, सीरीज ऑफ एक्ट 33, with an intention of causing death। और ये जो अभी मैं पढ़ रही हूँ ना, इसको ना हम लोग आज पोस्टमार्टम करने वाले सेक्शन 299 का, ठीक है, सो बी रेडी फॉर दैट। और with an intention of causing such a bodily injury as likely to cause death or with a knowledge। तो यहाँ पे इंटेंशन वर्ड यूज हुआ है, नॉलेज हुआ है, ठीक है, लाइकली, और इन तीनों वर्ड को मैं बहुत एग्जॉस्टिवली बताने वाली हूँ, ठीक है, हर चीज को। दैट ही इज लाइकली बाय सच एन एक्ट टू कॉज अ डेथ कमिट एन ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। ओके, अब देखो यहाँ मैंने ना ए लिखा हुआ है, ए में ना मैंने रैंडम किलिंग लिखा हुआ है। अब ये आपको कैसे समझ में आएगा? अब जो इलस्ट्रेशन है, कोई एक बार इलस्ट्रेशन पढ़ लो। A. A lays sticks and turf over a pit with the intention of thereby causing death, or with the knowledge that death is likely to be thereby caused. Z, believing the ground to be firm, treads on it, falls in and is killed. A has committed the offense of culpable homicide. ओके, गुड। अब देखो, क्योंकि मैं ये इतना एम्फसाइज क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमें बस पता है, हमें बस ये इतना पता है कि सेक्शन 299 डील्स अबाउट कल्पेबल होमिसाइड, बट हमें जब क्वेश्चन आएंगे ना तो वी हैव टू एक्सप्लेन डिटेली कि 299 में कौन सा ए बी सी किस में जाएगा, राइट? तो ये जो ए वाला जो बात की आपने कि इसमें इन्होंने क्या किया, एक होल बनाया है, ठीक है, और मतलब कोई इसका स्पेसिफिक नहीं है कि किसे मारना चाहता है, ठीक है, ये तो बस इसने एक बना दिया, गड्ढा खोद दिया, इसके ऊपर ढक दिया कि कोई भी आके गिरेगा इसमें, तो राइट। तो इसको पता है, अगर हमें कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कि वी डोंट हैव अ पर्टिकुलर विक्टिम, राइट, रैंडम किलिंग हो रही है, नॉट अ विक्टिम स्पेसिफिक, तो हमें पता होगा भाई कि कौन सा ये सेक्शन 299 ए। A. तो अगर जब पूछे कि हिल बी लायबल फॉर व्हाट, तो हिल बी लायबल फॉर 299 ए। इसलिए इफ यू वांट, कोई ये नहीं है तो लिख सकते हो उसके आगे रैंडम किलिंग, तो हमें याद रहेगा कि जो भी ऐसे केसेस आएंगे जिसमें कि विक्टिम स्पेसिफिक नहीं है, कोई पर्टिकुलर आपका इंटेंशन नहीं है कि इसी विक्टिम, इसी पर्सन को किल करना है, राइट। तो अगर ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास, रैंडम किलिंग हो रही है, रैंडम, दैट इज 299 ए। ओके, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मतलब मैंने तो यही लिख रखा हुआ है, और मेरा ऐसा कि जिस तरह से मैं पढ़ रही हूँ बस उसी तरह से समझा रही हूँ, नथिंग मोर नथिंग लेस। ओके, बी कोई एक पढ़ लो, उसके बाद इलस्ट्रेशन बी। B. A knows Z to be behind the bush. B does not know it. B does not know it. A, intending to cause or knowing is likely to cause Z's death. B induces B to fire at the bush. B fires and kills Z. Here B may be guilty of no offense, but A has committed an offense of culpable homicide. ओके, तो बी क्या कह रहा है? ए को पता है कि झाड़ियों के पीछे जेड है, ठीक है, लेकिन ये बी को नहीं पता कि कौन है। ए ने बी को बोला कि भाई तुम फायर करो, उसने बुशेस की तरफ फायर कर दिया, उसे नहीं पता कि कोई पर्सन खड़ा है यहाँ पे। तो इसको मैंने ऐसी हेडिंग करके लिखा, याद किया कि नो कॉमन मेंस रिया, ठीक है, मतलब क्योंकि बी ने फायर करा है, उसकी मेंस रिया नहीं थी, उसका इंटेंशन तो नहीं था ना टू किल। तो जब हमें ऐसे केसेस आएंगे जहाँ पे पता हो कि इसका कॉमन मेंसरिया ही नहीं थी, दो एक्ट दो लोगों ने किया है बट कॉमन मेंसरिया नहीं है, ओके, दैट विल बी 299 बी। ओके, नो कॉमन मेंसरिया। ये जो सेकंड इलस्ट्रेशन है उसमें ये बता रहा है कि ए को पता था कि उसके पीछे कोई है, बट बी को पता नहीं था, और बी ने फायर किया तो जेड मर गया। दैट इज इसको ये, करेक्ट। हाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल में एक्ट कर रहा है ना, वो उसका भी मेंस रिया होना चाहिए। अगर एक्चुअल में जो एक्ट कर रहा है उसको नहीं पता है, तो जो उसको डायरेक्ट कर रहा है ना, वो कल्पेबल है। एग्जैक्टली, यहाँ पे वो लायबल होगा। एक पर्सन है
वो स्मार्टली किसी और को डायरेक्ट कर रहा है, जबकि उसको पता है पीछे गोली मारेगा तो मर जाएगा। तो जिसको पता है ना, जिसका मेंस रिया है, वही कल्पेबल है इसमें। ओके, ओके। इलस्ट्रेशन बी क्लियर है? सी पे जाए, सी रीड करेगा कोई? A, by shooting at a fowl with the intent to kill and steal it, kills B, who is behind a bush. A, not knowing that he was there. Here, although A was doing an unlawful act, he was not guilty of culpable homicide, as he did not intend to kill B or cause death by doing an act that he knew was likely to cause death. तो इसका ऐसा मैंने याद रखा हुआ कि अगर एक्सीडेंट भी है, ठीक है, तो एक्सीडेंट इज अ फुल डिफेंस इवन इफ यू आर कमिटिंग अ फेलेनी, राइट? क्योंकि ये फेलेनी, इसको इसका हिंदी में क्या कहते हैं इसको? फेलेनी इज लाइक अ क्राइम बट नॉट दैट ग्रेव वन। एक बार कोई एग्जैक्ट मीनिंग सर्च कर लो उसका, मुझे ऐसे याद आ नहीं रहा है कि उसको क्या आप बोलेंगे। और 1 मिनट। क्योंकि ये केसेस ऐसे एक्सीडेंट में आएंगे, एक्सीडेंट विच इज आउटसाइड द रीजनेबल फोरसाइट, राइट? ये तो ये एक्सीडेंट ही हुआ ना कि ए ने क्या किया, ए बाय शूटिंग एट द फाउल विद द इंटेंट टू किल एंड स्टील इट, किल्स अ बी, ठीक है, हु इज बिहाइंड द बुश, ए नॉट नोइंग दैट ही वाज देयर, तो ए को पता ही नहीं कि वो वहां पर है। एंड हियर ऑल्दो ए जो है इलीगल काम कर रहा है, अनलॉफुल काम कर रहा है, बट ही इज नॉट अ गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, क्योंकि उसका इंटेंशन था ही नहीं बी को मारने का, तो वो एक्सीडेंटली किल हुआ है, ठीक है? तो एक्सीडेंट इज अ फुल डिफेंस। ये फेलोनी है ना, FE FALONY, LO है, ओके। FALONY, felony, A serious crime that is typically punishable and imprisonment for the 1 year घोर or by death. घोर घोर अपराध कह रहा है, तो घोर का मतलब बहुत ही ज्यादा ग्रेव, Serious crime. हाँ, तो यहाँ पे serious वही है crime। ना, यहाँ पे इसने मार दिया उसे, बट इट वाज एन एक्सीडेंट, उसका इंटेंशन नहीं था उसे मारने का। अच्छा, अगर यहाँ आप सीरियस क्राइम भी कर रहे हो तो यू कैन यूज द डिफेंस दैट यू हैव हाँ, तो नो इंटेंशन ऑफ एक्सीडेंट killing him. इज अ फुल डिफेंस, एक्सीडेंट इज अ फुल डिफेंस इवन इफ यू आर कमिटिंग अ फेलेनी, राइट? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, ए ने ये फाउल पे शूट, मतलब फाउल पे को मारना चाह रहा था, लेकिन उसे नहीं पता कि बी वहां पर है, बी मर गया उसके एक्ट से, ठीक है? और एक्ट भी ऐसा था विच आर लाइकली टू कॉज डेथ, बट उसका तो इंटेंशन नहीं था ना उसे मारने का, तो इट इज एन एक्सीडेंट, राइट? ओके, तो ये मैंने ऐसे लिख रखा है कि सेक्शन 299 का अगर ए होता है तो रैंडम किलिंग पे जो भी केसेस होंगे तो वो ए में जाएंगे, जिसमें कॉमन मेंसरिया नहीं होगा वो बी में, एंड सी में जो एक्सीडेंटली, ठीक है, अगर आपका एक्ट कितना भी एक्ट ऐसा था कि आपको पता था विच इज लाइकली टू कॉज डेथ बट इट इज एन एक्सीडेंट, राइट? तो आपको डिफेंस मिल सकता है। ओके, डिफेंस मिलेगा बट आपको कहते हैं ग्रेवर पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बट आपको पनिशमेंट तो प्रूव मिलेगी ना। करना पड़ेगा ना, एग्जैक्ट। हाँ, पनिशमेंट थोड़ी बहुत मिलेगी, लेकिन इट्स लाइक उतनी नहीं मिलेगी ना, समझ रहे हो? अगर आपका इंटेंशन प्रूव हो जाता है तो इट विल बी अ ग्रेव पनिशमेंट। इसमें केवल नॉलेज था कि आपका जो एक्ट है उससे किसी की डेथ हो सकती है, बट आपका इंटेंशन नहीं था किसी को डेथ करने का। किसी की यहाँ पे किसकी हो रही है? फाउल की, वो मारना चाह रहा था फाउल को। हाँ, सी में तो खाली शिकार करना चाह रहा है किसी को, एग्जैक्टली, किसी उसका इंटेंशन किसी इंसान को मारने कोई का नहीं है। इंसान से कोई मतलब नहीं है इसका। ओके, एक्सप्लेनेशन पे आते हैं हम लोग। ओके, एक्सप्लेनेशन 1. A person who causes bodily injury to another who is laboring under a disorder, disease, or bodily infirmity, and thereby accelerates the death of that order, shall be deemed to have caused his death. ओके, तो ये ना एक एग स्कल मैंने यहाँ लिखा हुआ, अगर आई होप स्क्रीन सबको विजिबल है, मेरी Egg skull हैंडराइटिंग rule. भी, हाँ, एग स्कल रूल है। तो इसमें ये एक रूल क्या कहता है कि यू कांट चूज योर विक्टिम। इसका मतलब क्या है, कोई किसी को पता है? यू कांट चूज योर विक्टिम, देखो मैं बताती हूँ। यू कांट चूज योर विक्टिम मीन्स कि मैंने, if किसी को याद हो, मैंने वो केस बताया था जिसमें कि एक लड़की थी जिसे सेक्सुअली हरास किया जाता है, शी फॉलोज पर्टिकुलर सेक्ट जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन अलाउड नहीं होता है, उसकी डेथ हो जाती है,
हाँ, एग्जैक्टली, हाँ हाँ। अब इसमें वो जो ऑफेंडर है वो ये कह सकता है ना कि भाई ये ऐसी ऐसी कैसी बात है, मेरे वजह से थोड़ी हुआ, इसने खुद ने मना किया है ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाने से। वो ये डिफेंस नहीं ले सकता। आपका विक्टिम जैसा है, यू हैव टू टेक द विक्टिम एज इट इज। आप ये नहीं कह सकते कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई सेंसिटिव होगा, राइट? तो मतलब ऐसा होगा कि कोई बहुत ही ज्यादा नाजुक है, तो यू विल बी लाइक यार इतना करने से इसको ऐसा कैसे हो सकता है। नो, ये आप ये ऐसे नहीं बोल सकते, इसे तो ऐसा होना चाहिए, इसे थोड़ा और ब्रेव होना। तो आप इसको डिफेंस नहीं ले सकते हो। समझ में आया? जैसे एक एक हेलो। यस यस। हम्म। और एक जैसे केस था जिसमें क्या होता है ना कि एक लेडी होती है, ठीक है, उसका हस्बैंड उसे हिट करने के लिए आता है तो वो विंडो से जंप कर देती है, ठीक है। अब इसमें वो ये क्लेम, अब उसे तो पता है ना उसकी वाइफ कैसी थी, अब वो ये नहीं क्लेम कर सकता कि नहीं उसे थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। नहीं, यू कांट चूज योर विक्टिम, यू कांट से कि उसने ऐसे बिहेव करना चाहिए, उसने वैसे, वो वैसा ही है। यू हैव टू टेक देम एज इट इज। दैट इज व्हाट एक्स अच्छा, कल अगर रूल। एक पर्सन, अगर पर्सन उसके इंटेंशंस को जानता है या फिर उसकी बॉडी इंजरी को जानता है कि यहाँ से वो कमजोर है, वहां पे मैं उसको कहते हैं हिट करूंगा या एक्ट करूंगा तो वो मर सकता है या कुछ भी कर सकता है, देन इस पर्सन इज लाइबल, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता है कि भाई किसी का हार्ट कमजोर है, फिर भी आप उनसे वैसा मजाक कर रहे हो, ठीक है। आपको हम्म पता है कि पर्टिकुलर इंसान को ये डिसीज है, स्टिल यू आर डूइंग दैट एक्ट, हम्म ठीक है। तो दैट इसके इज ऊपर मतलब कोई एक्सक्यूज नहीं डाल सकते आप। हम्म, ठीक है। तो ये है एक्सकल रूल, तो ये है ठीक है। एक्सप्लेनेशन वन। एक्सप्लेनेशन टू पे जाते हैं हम लोग। हम्म Where a death is caused by bodily injury, the person who causes the bodily injury shall be deemed to have caused a death. All through by restoring to proper remedies, the skillful treatment of death, treatment, the death might have been prevented. हम्म। Okay. तो देखो, इसमें क्या कह रहा है कि भाई जहां पे डेथ कॉज हुई है ऐसी बॉडीली इंजरी से, ठीक है, एंड द पर्सन जिसने वो बॉडीली इंजरी कॉज की हुई है, ठीक है, दैट बॉडीली इंजरी शैल बी डीम टू हैव कॉज है। तो उस बॉडीली इंजरी की वजह से क्या हुआ है, डेथ हुई है, ठीक है। ऑल्दो, लेकिन जो इंजरीज ऐसी थी कि वो अगर प्रॉपर मेडिकल रेमेडीज मिलती, प्रॉपर ट्रीटमेंट होता तो बच सकती थी। तो आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि यार कि इसको जो है और अच्छे से ट्रीटमेंट मिलता तो ये बच जाते। मतलब इनडायरेक्टली डॉक्टर कह रहे हैं डॉक्टर अच्छे से Means इलाज नहीं किया, कि इसलिए मैं फंसा हूँ। हाँ, वो इंसान उस कंडीशन में किसके हाँ, वजह से आया? हम्म, अगर उसे वो हॉस्पिटल तक आया, आई मीन लाइक उसे इतनी इंजरी थी। मेन ये है ना कि चलो वो हॉस्पिटल में ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट भी अगर वो मर गया, या ट्रीटमेंट के बाद डिस्चार्ज होने के बाद भी मर गया, लेकिन वो उस पोजीशन में किसके वजह से आया? मैटर वो है, राइट? जैसे मैंने वो वुमेन का बताया था सेक्सुअली, अगर वो उसे असॉल्ट ही नहीं करता तो वो हॉस्पिटल में उसे उस स्टेज पे आने की जरूरत ही नहीं होती जहाँ से ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है ना। तो ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज की हुई विच आर तो वेयर द डेथ इज कॉज्ड बाय द that बॉडीली might इंजरी। cause death. एग्जैक्टली। तो इसमें कुछ केसेस भी है, तो अभी मैं जस्ट ओवरव्यू दे रही सेक्शन का, बाकी सेक्शन को मैंने और डिटेल में है, एक एक पर्टिकुलर जो एक एक एक्सप्लेनेशन है ना, इसके ऊपर एक एक प्रॉपर केस है, ठीक है। इससे और कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो अभी बिल्कुल लोड नहीं लेना कि यार ये तो मिक्स हो रहा है ऐसे वैसे, चिल, अभी है आगे और। ओके, थर्ड वन। Third one, the causing of the death of child in mother's womb is not homicide, but it may amount to culpable homicide to cause death of a living child if any part of that child has been brought forth through the child may not have been breathed and or been completely born. Okay, ये तो ओके, पता है। सेक्शन, ठीक है, 312 से 317 है ना। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि द कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ द चाइल्ड इन द, अगर क्या है कि किसी कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, अगर उसके ऊपर लेट से कोई बॉडीली इंजरी हो रही है, अटैक हो रहा है, उस सिचुएशन में जो उसका अनबॉर्न बेबी है वो मर गया, ठीक है, तो जो ऑफेंडर है उसको हम लोग इस चीज के लिए लायबल नहीं कर सकते कि जो उसका जो अनबॉर्न बेबी है वो मर गया। गॉट इट? हाँ, उसने वुमेन को जो बॉडीली इंजरी करी है, वुमेन को जो जो भी उसने कॉज किया उसके लिए कर सकते हैं, लेकिन इस चीज के लिए नहीं कर सकते कि अगर अनबॉर्न जो है, ठीक है,
उसकी डेथ हो गई है, मतलब वही है ना, डेथ कैसे होगी जब वो बॉर्न ही नहीं हुआ है, तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो कह रहा है कि द कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन द मदर्स वूम इज नॉट अ होमिसाइड, तो वो होमिसाइड में नहीं जाएगा, बट इट मे बी अमाउंट टू द कल्पेबल होमिसाइड। लेकिन वो कब जाएगा कल्पेबल होमिसाइड में? टू कॉज द डेथ ऑफ अ लिविंग चाइल्ड, अगर उसका कोई, अगर ड्यूरिंग द बर्थ, अगर मतलब कुछ भी थोड़ा भी उसका हिस्सा अगर बाहर आ रहा है उसका, और उसके बाद कुछ हुआ है उसको, तो फिर वो जाएगा। बट जब तक वो वूम में है, मदर के वूम में बॉर्न नहीं हुआ है, और अंदर अगर उसे कुछ होता है, ठीक है, तो फिर वो होमिसाइड में नहीं जाएगा, राइट। इसमें इसमें किसी को कोई डाउट? जैसे जो टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन ऑफ द कहते हैं वो होमिसाइड में नहीं आता है, बट ड्यूरिंग द बर्थ अगर कहते हैं इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली कोई करता है, जैसे फॉर एग्जांपल अनएक्सपीरियंस डॉक्टर है या फिर डॉक्टर नहीं है बट ऐसी कोई बाहर वाला कुछ कर रहा है, उसको बर्थ कॉज कर रहा है एंड एक पार्ट बाहर आ गया बट वो बच्चा मर गया, तो उस पे कल्पेबल होमिसाइड लगेगा। एम आई राइट? हाँ लगेगा, लगेगा, मैटर नहीं करेगा ब्रीथ सिंपल किया है नहीं किया है, अगर एक सिं, एक भी पार्ट बच्चे का बाहर आता है तो सिंपल फिर सा वो रूल ऐसा हो है। जाता है ना कि वो आ गया है, अब उसके भी राइट्स है कुछ, वो आ गया है बाहर अब। हाँ, सिंपल सा रूल है। ह्यूमन बीइंग होना चाहिए तो एक एंटिटी होना चाहिए इस दुनिया में, और वो मदर से अलग होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि अगर किसी तरह मदर से अलग होना चाहिए, अब उनसे मतलब नहीं है फुल है कि हाफ पार्ट है, हम्म। प्रूफ चाहिए उनको, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एंटिटी होना चाहिए। अगर ओके किसी तरीके से आ जाता है तो फिर उसका बन गया केस। ओके, आगे बढ़े हम लोग गाइस। प्लीज गो। ओके, तो देखो अभी मैंने यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा होमिसाइड, जिसमें लिखा है मैंने किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय ह्यूमन बीइंग। ओके, इसके बाद ना होमिसाइड ना दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो है लॉफुल, मतलब लॉफुल तरीके से, चलो किसी, आप किसी का मर्डर हो गया, कोई क्राइम भी हो गया, कुछ होते हैं ना ऐसे जो लॉफुल होंगे, ठीक है, जो कि लीगल हो गए, लॉफुल होंगे। अब ये लॉफुल वाले कौन से होते हैं, सोचो जरा। पहला राइट ऑफ तो प्राइवेट फांसी, डिफेंस में जाते हैं। फांसी देना। कोई फांसी देना भी कानून भी एग्जैक्टली, हाँ। फांसी देगा तो सबसे पहले तो वही हो गया। हमेशा याद रखना, जो भी जनरल एक्सेप्शन में जाएंगे, जो भी जनरल एक्सेप्शन वाले वो लॉफुल है, जिन्हें भी जनरल एक्सेप्शन मिल रहा है वो लॉफुल होमिसाइड है। इवन यूथेंसिया भी होना चाहिए। कुछ कुछ कंट्री में यूथेंसिया होता है ना, वो इंजेक्शन देके यूथनेशिया। लीगली। हाँ एग्जैक्टली है, हमारे इंडिया में भी इसके काफी केसेस चले हुए हैं, और अभी भी इट्स इवॉल्विंग, इन इवोल्यूशन हाँ स्टेज लीगली। यहाँ पे है। एग्जैक्टली। एक ओके, सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट के बाद अब पैसिव यूथनेशिया किया जा सकता है इंडिया में। हाँ बट उसका प्रोसीजर है ना कि मेडिकल कमिटी बैठेगी, दे विल डिसाइड, देन कोई ऑन देयर बिहाफ कंसेंट देगा, मतलब इट्स अ लॉन्ग तब होगा। प्रोसीजर ऑल हाँ, टुगेदर। प्रोसीजर। ओके, सो बैक टू द टॉपिक। होमिसाइड दो तरीके हैं, लॉफुल एंड लॉफुल। लॉफुल में याद रखना जो भी जनरल एक्सेप्शन है आपके, ठीक है, वो सब उसमें जाएंगे। अब ये मैंने ना फिर आगे अच्छे से डिटेल में लिखा भी हुआ है, हम डिटेल में पढ़ेंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें एग्जाम पे नहीं, हमें लिटरली लॉ पढ़ना है, ठीक है। क्या आगे जाकर कोई पूछे तो लाइक यार नहीं एग्जाम के टाइम पे तो हमने तो पढ़ा ही नहीं था, एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं आया था, दिस शुड नॉट बी आवर एक्सक्यूज, राइट। तो स्कूल के माइंडसेट से बाहर निकलते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अनलॉफुल अनलॉफुल होमिसाइड वो होते हैं, अब जैसे कल्पेबल होमिसाइड आ गया, ठीक है, मर्डर हो गया। अब मैंने ना मतलब ऐसे की सेक्शन भी लिख रखे हैं, ठीक है, कि हम इतने बार इसको पढ़ लेना कि हमें रटने की जरूरत ना पड़े, वो ऑटोमेटिकली दिमाग में इम्प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो ये अनलॉफुल में आएगा। कल्पेबल होमिसाइड 299, मर्डर 300, रैश और नेग्लिजेंस हमने कल डिटेल में पढ़ा, डिफरेंस बिटवीन रैशनेस एंड 304 नेग्लिजेंस, राइट। 304A, सुसाइड 305 एंड 306। ओके, तो ये है एक छोटा सा उसका इंट्रोडक्शन। अब हम डिटेल में आते हैं कि लॉफुल होमिसाइड क्या होता है, क्योंकि एज अ लॉयर, एज अ सिटीजन हमें पता होना चाहिए कि कौन से एक्ट जो है वो जस्टिशिएबल है, राइट। तो सबसे पहला जो लॉफुल होमिसाइड है, सेक्शन 80 खोलो, चलो सब, सेक्शन 80 जो कि बात करता है डेथ होना एक्सीडेंट से या मिसफॉर्चून से, लेकिन क्या होना चाहिए, विदाउट, या जो मैंने लिखा ना V/O, दैट इज विदाउट, तो विदाउट क्रिमिनल इंटेंट। सेक्शन 80 बेयर एक्ट में मिल गया सबको। एक्सीडेंट इन डूइंग लॉफुल एक्ट। एग्जैक्टली, तो क्या हो गया, एक्सीडेंट कैसे हो रहा है, एक्सीडेंट हो, मिसफॉर्चून हो, लेकिन कैसा होना चाहिए, बिना क्रिमिनल इंटेंट के। आपका क्रिमिनल इंटेंट उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए, विदाउट अ क्रिमिनल इंटेंट और नॉलेज। आपको आपको ना तो नॉलेज थी ना तो क्रिमिनल इंटेंट था आपका, ओके। मैं एक बार पढ़ता हूँ इसको। नथिंग इज एन ऑफेंस
which is done by accident, misfortune, or without any criminal intention or knowledge in doing of the lawful act in lawful manner by lawful means with proper care and caution. बहुत सारी ओके चीजें हैं. तो हमें याद रखना है कि भाई लॉफुल होमिसाइड का पहला वाला है सेक्शन 80 जो बात करता है डेथ, एक्सीडेंट, मिसफॉर्चून, लेकिन ना तो आपका क्रिमिनल इंटेंट इन्वॉल्व होना चाहिए ना तो आपका नॉलेज इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है. और कैसा होना चाहिए, लॉफुल मीन्स होनी चाहिए और लॉफुल मैनर होना चाहिए, ठीक है. चार पांच शब्द है, बस इसी पे सारा खेल है. ओके, सेकंड जाते हैं हम लोग. सेकंड कहता है डेथ जस्टिशिएबल होगी जो भी डेथ कॉज कर रहा है. कैसे, अब इसके अंदर 6 कैटेगरीज है, ठीक है. अगर इसके लिए सेक्शन 76 ओपन करना, मिस्टेक ऑफ द फैक्ट इन अ गुड फेथ. जनरल एक्सेप्शन की बात करें हम लोग, चैप्टर 4 में है, जनरल एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं. Act done by a person bound or by mistake of fact, believing himself bound by law. Nothing is an offense which is done by a person who is or who by reason of a mistake of fact and not by reason of a mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it. क्या समझ पा रहे हैं इससे हम सेक्शन 76? इससे ये समझ में आता है कि कोई एक पर्सन है जो या तो वो खुद बाउंड बाय लॉ है या उसे ऐसा लगता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट या से उसे लगता है कि ही इज टू डू अ सर्टेन थिंग व्हिच इज गुड, अपने गुड फेथ में जो कर रहा है व्हिच इज बाउंड बाय लॉ, वो एक ऑफेंस नहीं होगा. कोई और ऐड ऑन करना चाहेगा नीरज की बात पे? गुड फेथ ऑफ सेक्शन. ओके, देखो इसमें क्या कह रहा है कि वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर कोई भी पर्सन बाय द रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है, मतलब कुछ फैक्ट्स है उसमें कुछ मिस्टेक हुई है बट नॉट द लॉ, ठीक है. लॉ तो वही है, वो लॉ के दायरे में रह के ही काम कर रहा है, बट देयर इज सम मिस्टेक ऑफ फैक्ट, राइट. तो अगर लेकिन वो क्या है, गुड फेथ में कर रहा है और वो लॉ से बाउंड है वो काम करने के लिए, ठीक है, वो मतलब लॉफुली उसके पास वो राइट है करने का, ही इज बाउंड बाय द लॉ टू डू दैट. तो वो फिर इलस्ट्रेशन है, उसको पढ़ते तो ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा. मैं पढ़ता हूँ पहले. श्योर. A soldier fires on a mob by order of his superior officer in conformity with the command of the law. A has committed no offense. Exactly, he is bound by the law, right? Maybe he is mistaken of the fact कि भाई हो सकता है कि वो इतना वायलेंट मॉब ना हो या फिर XYZ anything, but he is bound by the law. उसने ऑर्डर फॉलो किया है, that's it. तो क्लियर है, इन्हें कोई ऑफेंस नहीं किया. हाँ एग्जैक्टली. ओके, सेकंड इसमें कहता है अगर जज जो है जुडिशियली अपनी पावर यूज कर, अब जज किसी को फांसी की सजा दे रहा है, किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे रहा है, तो वो तो अपना काम कर रहा है, राइट. तो वो इसके लिए हम लोग जज को लायबल थोड़ी कह सकते कि आपने कल्पेबल होमिसाइड कर दिया माय लॉर्ड, फांसी की सजा देके. एक बार फिर भी सेक्शन 77 देख लो, रीड कर लो. Act of judge when acting judicially. Nothing is an offense which is done by a judge when acting judicially in exercise of his any power which is in good faith he believes to be given him by law. लॉ ने उनको पावर दी है, वो अपना काम कर रहे हैं, अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, इन अ गुड फेथ कर रहे हैं, ठीक है. तो हम उसके तो दैट विल बी अ जस्टिसिएबल, दैट विल बी द लीगल, लॉफुल. ओके, नेक्स्ट कम टू द थर्ड वन. पर्सन एक्टिंग इन अ जजमेंट, आई डोंट नो मैंने खुद ने क्या लिखा हुआ है, सेक्शन एक बार 78. अच्छा, परसुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट. अच्छा, इसका मेरे को पता है. अगर कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है उसको फॉलो करते हुए किसी पर्सन ने किसी को मतलब मार दिया तो दैट इज नॉट अ वो कल्पेबल होमिसाइड, अनलॉफुल कल्पेबल होमिसाइड नहीं आएगा. ओके, जैसे कोर्ट सजा देता है तो आखिर मारता तो जला दिए, तो जला तो फिर ना गुड एग्जैक्टली. ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, पर्सन ये हो गया. देन जस्टिफाइड बाय लॉ, सेक्शन 79. Act done by a person justified or by mistake of fact believing himself justified by law. It means इसका illustration है, A sees Z commit what happens to A to be a murder.
A in the exercise of the best of his judgment exerted in good faith of the power which the law gives to all person of apprehending murders in the fact, seizes Z in order to bring Z before the proper authorities. A has committed no offense, so it may turn out that Z has was acting in self defense. अच्छा, it means कि ए ने जेड को कहते हैं कुछ करते हुए देखा जिससे उसे लगा कि वो किसी और को मतलब मर्डर कर सकता है या किसी को डेथ कॉज कर सकता है, तो ए ने जेड को पकड़ के अथॉरिटीज को सौंप दिया। तो अ, तो ए लायबल नहीं है उसके लिए, बिकॉज ए को कहते हैं एक जजमेंट जो लॉ है वो सबको एक पावर देता है टू अप्रीहेंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सम कोई एक्ट, तो उसमें उसने कोई भी गलत नहीं किया। दैट इज saying of the 79. Okay. Then नेक्स्ट क्या है हमारा कि विदाउट क्रिमिनल इंटेंट अवॉइड टू हार्म। अगर हमारा क्रिमिनल इंटेंट नहीं और हम कोई ऐसा एक्ट करते जिससे हम अवॉइड करना चाहते जो हार्म हो रहा है पर्सन को, प्रॉपर्टी को, सेक्शन 81। Okay. Act likely to cause harm but done without a criminal intent and to prevent other harm। तो ये सेल्फ प्रॉपर्टी के लिए जो हमें प्रॉपर्टी और जो फॉर द पर्सन जो डिफेंस है वो यूज कर सकते हैं हम लोग इसमें। नथिंग इज एन ऑफेंस merely by the reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause a harm if it to be done without any criminal intent। तो इम्पोर्टेंट इसमें बस ये चीज है कि क्रिमिनल इंटेंट नहीं होना चाहिए आपका। इट जस्ट यू आर अवॉइडिंग द हार्म जो कि पॉसिबली आपके प्रॉपर्टी को और आपको हो सकता है। ओके, and you are doing for the purpose of it is not about taking a revenge or something like that। ठीक है, it is the purpose इसका कि you are avoiding जो harm होने वाला है आपके प्रॉपर्टी या आपको खुद को। ठीक है, 81। तो ये भी लॉफुल आएगा, लॉफुल होगा। देन नेक्स्ट ये कहता है आरपीडी, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। काफी एग्जॉस्टिवली हम इस पे पढ़ चुके हैं। 100 सेक्शन 100। When the right of private defense of a body extend to causing a death। तो इसमें काफी 7 तक दी हुई है कंडीशंस कि कब आप जो है आरपीडी मतलब राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर असॉल्ट हो रहा है, ठीक है, सच एन असॉल्ट दैट as may reasonably cause an apprehension that death will otherwise। मतलब कि असॉल्ट और ऐसा आपको सिर्फ एप्रीहेंशन है, डेथ हुई नहीं है, आपका एप्रीहेंशन है कि डेथ हो सकती है और अदरवाइज कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है उस असॉल्ट का, तब आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। एंड सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट ग्रीव, या सबसे पहले तो डेथ हो सकती है, उसका एप्रीहेंशन है, आपको ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, उस चीज का एप्रीहेंशन है, तो आप यूज कर सकते हो आरपीडी। ठीक है, या इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप। ओके, अगर किसी का इंटेंशन है टू कमिट अ रेप, उसके लिए आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हो। देन ग्रेटिफाइंग अ अननेचुरल लस्ट। ओके, देन फिफ्थ कहता है इंटेंशन है किसी की किडनैपिंग या अबडक्शन की। अगर आपको लग रहा है कि वो आपको किडनैप कर रहा है या फिर अबडक्शन करना चाह रहा है, इसका इंटेंट है, यू कैन यूज योर आरपीडी, सेक्शन 100। ओके, एन असॉल्ट विद एन इंटेंशन ऑफ wrongfully confining a person under circumstances। किसी को आप कन्फाइन करके रख रहे हो अपने पास, ठीक है, एंड an act throwing or administrating acid on। हाँ, ये बाद में ऐड हुआ था। हाँ, जब ये एसिड वाली चीज, एसिड अटैक वाली। ओके, तो ये सारी सातों चीजें हैं। जब अगर ये इसमें से सातों में से कोई भी एक चीज होती है या कोई भी होता है तो उसमें आप आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है वो एग्जॉस्टिवली आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी लॉफुल डेथ हो जाती है तो लॉफुल होमिसाइड ही है। ओके, हाँ, तो ये अनलॉफुल नहीं होगा। ओके, तो ये सेकंड के अंदर आता है, जो सेकंड पार्ट था इसमें मेरा कि जो डेथ जो है वो जस्टिफाइबल होगी करके। ओके, थर्ड क्या कह रहा है कि डेथ कॉज टू द चाइल्ड और द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर किसी ने या तो किसी जो चाइल्ड की वजह से डेथ कॉज हुई है, या ऐसा इंसान जो अनसाउंड माइंड का हो, या कोई ऐसा पर्सन विद इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, 82, 83, 84, 85 सेक्शन, ये सब इनसे डील करते हैं। ठीक है, 82 से 85 तक। हाँ, 82 कह रहा है जो एक्ट ऑफ द चाइल्ड अंडर द 7 ईयर ऑफ एज। ठीक है, तो वो ऑफेंस ही नहीं होगा, हम डिस्कस कर चुके। 83 कहता है चाइल्ड अबव द 7 ईयर, ठीक है, एंड अंडर द 12 ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, तो भी नहीं होगा। एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, तो मेंसरिया डेवलप नहीं हो सकती है।
एंड 85 कहता है एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ अ जजमेंट बाय द रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। इंटॉक्सिकेशन ऐसा नहीं कि आपने खुद ने पी ली, खुद ने चढ़ा दी, फिर उसके बाद कोई एक्ट कर रहे या कोई क्राइम करे ना। अगर आपके विल के अगेंस्ट आपको इंटॉक्सिकेट किया गया हो, आपके विल के अगेंस्ट आपको पिलाया गया हो, ठीक है, उसके बाद कोई एक्ट कर रहे हो, देन इट विल बी लाइक यू विल गेट अ डिफेंस। बट ऐसा नहीं कि आप खुद ही बहुत सारी पी ली फिर उसके बाद एक्ट कर रहे हो और फिर आपको लगेगा नहीं मैं तो इन द इंटॉक्सिकेशन में किया। हाँ, तो नहीं, तब नहीं मिलेगी। जब गड़बड़ करनी पौवा लगा के चले गए। हाँ कि नहीं भाई हमें तो जनरल एक्सेप्शन है, तो फिर ऐसा नहीं होगा, नहीं मिलेगी आपको। ओके, देन लास्ट वन ये कहता है कि अनइंटेंशनली, आपका इंटेंशन नहीं है उसमें, ठीक है, लेकिन आप फॉर द बेनिफिट, जो पर्सन किल हुआ ना, जिसका अभी द पर्सन जो किल्ड है उसके बेनिफिट के लिए हुआ है, आपका इंटेंशन नहीं था, बट इट विल बी फॉर द गुड फॉर दैट पर्सन हु इज किल्ड, ठीक है। तो इसमें ना दो सेक्शन 87 है, 88 the act not intended and not known to be likely to cause death or the grievous hurt is done by the consent, ठीक है। तो कंसेंट के द्वारा आपने किया गया हो तो फिर ये नहीं होगा, तो फिर आप एग्जैक्टली लायबल कैसे, नहीं मतलब होंगे। अगर किसी ने आपको कॉन्सेंट दिया है कि हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो कहते हैं शेर के पिंजरे में फंस गया है, ठीक है, हम्म तो वो बी पर्सन को कह रहा है कि गोली चला दो, बट ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन को भी लग सकता है, तो अगर वो गोली चलाता है और पर्सन को लग जाता है तो वो हम्म कहते हैं लायबल नहीं है, बिकॉज उसने कंसेंट से गोली चलाई। हम्म एग्जैक्टली। ओके, इसमें ना दो पार्ट है, ठीक है। वन है इफ अ माइनर है, लूनाटिक है पर्सन, तो उनके गार्डियन की कंसेंट लगेंगे, ठीक है, सेम किडनैपिंग जैसा चीज है, ठीक है। माइनर होगा, ल्यूनेटिक होगा तो खुद कंसेंट नहीं दे पाएंगे। और सेकंड ऐसा है कि ऐसे लोग होते हैं ना जो कंसेंट ही नहीं दे सकते, इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू गिव कंसेंट, ठीक है। तो उनके लिए भी आप अनइंटेंशनली कर रहे हो, सेक्शन 92 इस चीज से डील करता है, एक बार सेक्शन 92 देख लो। एक्ट डन इन द गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट द कंसेंट। कोई पर्सन कोमा में हो सकता है हॉस्पिटल में। हाँ, कोमा हो गया या हाँ। ऐसी कोई भी सिचुएशन, लेट्स से जैसे वो पैसिव विथनीशिया की बात हम कर रहे थे, राइट। तो गाइस अभी तक मैंने ये जो जितने भी हमने डिस्कस किए ना, ये थे लॉफुल, मतलब लॉफुल। आप, हाँ ये अनलॉफुल नहीं है, ये लॉफुल होमिसाइड है, ठीक है। ओके, अब इसमें ऐसे किसी को लगा कि थोड़ी खिचड़ी हो गई या फिर नहीं समझ में आया हो या फिर क्या ही चल रहा है, बाय गॉड ऐसा तो नहीं लगा। नो वी आर गुड, क्योंकि ये है ना हमारे पास हेल्प के लिए। बेयर एक्ट्स, हाँ इसीलिए मैं कहती हूँ कि बेयर एक्ट्स लेके बैठोगे। और ये भी है हमारे पास ना आज गाइडिंग, जो हाँ, जो ये मैंने शेयर कर लिखा रखी हुआ है। है। हाँ, इससे बहुत हेल्प हम्म, मिलता है ना। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, थोड़ा फ्लो पता चलता है। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट हम जो भी करेंगे सेशन वो इसके साथ ही करेंगे। हाँ नहीं हेल्पर, वो तो, हाँ हेल्प वो तो के साथ। पहले भी मैं करने वाली थी बट आज। ओके, तो ये हमने लॉफुल देख लिया, अब अनलॉफुल की बात करेंगे। अब अनलॉफुल में ना 299 कल्पेबल होमिसाइड, 300 मर्डर, 304A और भी बहुत सारे, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस यही है। तो अब अनलॉफुल में अगर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है वो है 299। अब हमने स्टार्ट करा है अनलॉफुल होमिसाइड। तो देखा जाए तो अभी हम लोग सेक्शन 299 में एंटर करें, कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। हाँ, तो ये एक सेकंड, सेक्शन 299। ओके, अभी तक इसमें किसी को ऐड ऑन करना है या कुछ, एनीथिंग। कल्पेबल होमिसाइड लॉफुल में ठीक है। लॉफुल में ठीक है ना, लॉफुल में कुछ ऐड ऑन करने जैसा था नहीं, जो था वो बेयर एक्ट से सेक्शंस थे, दैट्स ऑल। ओके, तो कहाँ गया पेज, नेक्स्ट पेज, या दिस वन। ओके, तो 299 सेक्शन जो है ना, एक बार बेयर एक्ट में अब 299 ओपन करके बैठते हम लोग। ओके, तो ये 3 पार्ट्स में है, ठीक है। 299 की मेन बॉडी की अगर हम बात करें ना, तो मेन बॉडी में 2 चीजें हैं, एक तो क्या है एक्टेसरियस, मतलब जो एक्ट मतलब प्रोहिबिटेड, और दूसरा है मेंसरिया, मेन बॉडी। और हर क्राइम जो है इन दोनों के अराउंड ही इवॉल्व, इन्हीं के इर्द गिर्द रहेगा, एग्जैक्टली।
अब इसमें इलस्ट्रेशन जो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, ABC, राइट? तो ये तीन इनकी इलस्ट्रेशन है जिसके थ्रू हमें समझ में आएगा इंटेंशन टू कॉज दैट, लाइकली टू कॉज दैट, नोइंगली, राइट? क्योंकि हमें जब केसेस आएंगे ना तो इट वोंट बी वेरी क्लियर, तो ये हमें कंक्लूजन तक पहुंचना पड़ेगा कि वेदर इट वाज एन इंटेंशन टू कॉज डेथ or whether it was like bodily injury which is sufficient in ordinary course of nature to cause death. तो इसीलिए इलस्ट्रेशन को हम अच्छे से प्रॉपर ABC पूरे ऐसे याद होने चाहिए. अब एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है ये हमने मतलब इसके पहले भी डिस्कस किया हुआ ना. तो एक्सप्लेनेशन पहला क्या करता है कि वो पर्टिकुलर डिसऑर्डर हो, डिसीज हो, बॉडीली इंजरी हो, ठीक है. इसमें सेकंड क्या कहता है, रिजोर्टिंग टू दी प्रॉपर रेमेडीज, जो मेडिकल ट्रीटमेंट की बात हो रही है, ठीक है. एंड सेकंड वन इज दी चाइल्ड वाली, ठीक है, मदर के वूम में जो चाइल्ड है. ओके, अब हम लोग आते हैं इसकी कैटेगरीज पे आते हैं, 299 की कैटेगरीज पे. तो मैंने जैसे कहा कि एक है तीन है इसमें, पार्ट 1, 1, 2, 3. ओके, तो नीचे में यहाँ जो दिखा हुआ ना कैटेगरीज, तो आई होप देख पा रहे होंगे आप लोग. अनलॉफुल होमिसाइड में नहीं, इसी में सेक्शन दिख रहा है 299 3 कैटेगरीज उसके लिखी हुई है जस्ट मैंने 1 2 अच्छा 3. उसके लेफ्ट साइड में. कॉज एंड डेथ कॉज बाय, ठीक है. हाँ हाँ देखो, तो अब देखो कल्पेबल होमिसाइड को ना 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया हुआ है. सबसे पहला, आपने कोई एक्ट किया है, ठीक है. एक्ट कैसे किया है? विद एन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ. मतलब इसमें क्लियर है, आपकी मेंसरिया थी, यू विल बी हेल्ड लायबल, पनिशमेंट आपकी सीवियर होगी. ये पहली कैटेगरी है हमारी. कौन सी? एक्ट किया है विद एन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ. इंटेंशन हमारा डेथ कॉज करने का ही था. सेकंड क्या कहता है, डेथ तो कॉज हो गई. ओके, पहले यहाँ पे क्या देख रहे हैं भाई कि डेथ कॉज हो गई, लेकिन विद एन इंटेंशन क्या था हमारा? इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी. इंटेंशन तो था हमारा बॉडीली इंजरी का, लेकिन डेथ कॉज हो गई. लेकिन वो बॉडीली इंजरी कैसी थी? लाइकली टू कॉज डेथ. आई होप क्लियर हो रहा है थोड़ा डिफरेंस अब, ठीक है. बिल्कुल बिल्कुल. एक में इंटेंशन था डेथ करने का, दूसरे में था ऐसा बॉडी इंजरी करना जिससे हो सकता है कि डेथ भी हो जाए उस पर्सन की. हाँ देखो, पहले क्या हुआ, पहले तो आपने एक्ट किया, ठीक है. और एक्ट कैसा था? वो इंटेंशन के साथ आपने एक्ट किया, और इंटेंशन क्या थी आपकी? डेथ कॉज करने की थी. ये पहला है, मतलब क्लियर कट है, फुल इंटेंशन, फुल मेंसरिया, सीधा आप जाओगे. किसमें जाओगे? 304 पार्ट 1 और 2? पार्ट 1 में आप जाओगे. हाँ गुड. सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड में डेथ तो कॉज हो गई, ठीक है. अब देखो भाई, इंटेंशन था भी या नहीं था? लेकिन यहाँ इंटेंशन क्या था? डेथ कॉज होगी, लेकिन यहाँ इंटेंशन था ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी. और वो बॉडीली इंजरी कैसी थी? ऐसी थी कि विच इज लाइकली टू कॉज डेथ. ओके, अब थर्ड इसकी कैटेगरी पे आते हैं. यहाँ पे भी क्या होगी? डेथ तो कॉज हो गई, ठीक है, हमने एक्ट भी किया, और जो एक्ट कर रहे थे उसमें हमारा नॉलेज भी था. नॉलेज ये था कि जो हम एक्ट कर रहे हैं उसके वजह से डेथ कॉज हो सकती है. तीनों सुनने में बहुत सिमिलर लगते हैं, मुझे भी स्टार्टिंग में सारे सेम ही लगते थे, ठीक है. और जब तक फिर मैंने ऐसा डिफरेंस ऐसे खुद से लिख के बनाया नहीं, तब तक मुझे क्लियर नहीं हुआ है. तो ये समझ में आया? हाँ, हाँ नॉलेज है, बट आपका इंटेंशन यहाँ पे क्या थे मिसिंग है. हाँ. और थर्ड वाले इसमें सिर्फ नॉलेज की बात की हुई है, बाकी दोनों में इंटेंशन है. ओके, लेकिन पहले में इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ है, सेकंड में बॉडीली इंजरी है. ठीक. ओके, हाँ. नेक्स्ट पेज पे हम लोग जाए. नीरज, पेज चेंज करना एक बार. हाँ एग्जैक्टली. ओके, देखो वेरी क्विकली. अब जैसे यहाँ पे ना लाइकली वर्ड यूज हुआ है, तो हमें याद रखना है लाइकली मतलब यहाँ है प्रोबेबली, नॉट पॉसिबली. बहुत ही थिन डिफरेंस है कि यहाँ लाइकली मतलब है कि प्रोबेबिलिटी है कि डेथ हो ही जाए. ओके, तो यहाँ लाइकली ये बताता है प्रोबेबिलिटी, नॉट अ पॉसिबिलिटी. ओके, और ये जो इंजरी है ना, इंजरी ऐसी इंजरी होनी चाहिए विच इज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर कि वो डेथ कॉज करे. मतलब मोस्ट प्रोबेबल रिजल्ट ये होगा ही इस इंजरी का. ओके, अब जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताया ना कि 2 इंग्रेडिएंट्स हमारे मेन बॉडी के, एक्टस रियस एंड गिल्टी माइंड, ठीक है. तो गिल्टी माइंड में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मेंसरिया को ना स्टार्टिंग में इतना डिटेल डिस्कस कर लिए कि अब जरूरत नहीं है इसको, ठीक है. तो मेंसरिया में वही हमारा जो था, एक्टस नॉन फेसिटेरियम निसिमेन सिट्रिया, ठीक है. किसी भी क्राइम के लिए एक्ट और आपका मेंसरिया दोनों होना चाहिए.
ओके, दैट इज गिल्टी माइंड। तो एक इंग्रेडिएंट हमारे सेक्शन 299 पे कवर हो गया। सेकंड कहता है एक्टस रियस। एक्टस रियस में ना यहाँ दो चीजें हैं। क्या है एक्टस रियस? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आई होप कॉज ये एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ये क्या है? एग्जैक्टली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मीन्स कि अगर कोई इफेक्ट हो रहा है, मतलब पर्टिकुलर कॉज है, उसी का इफेक्ट होगा। कॉज एंड इफेक्ट। कॉज जैसे कोई एक कॉजा जिस कॉजान, कारण की वजह से प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस। कॉजा कॉजान, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आप पे की कॉज की वजह से जो इफेक्ट है, कॉज एंड इफेक्ट, व्हाट इज द कॉज ऑफ इट एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट एक्ट, कॉज ऑफ पर्सन एंड इफेक्ट। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। इसकी मैं कंडीशन बताऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा। एक्टस रियस में सबसे जो कंडीशन फर्स्ट है दैट इज की डेथ होनी चाहिए। ओके, डेथ मस्ट बी कॉज्ड। अगर डेथ हो जाती तो उस पर्टिकुलर इसमें डेथ ही नहीं होती तो आगे क्वेश्चन ही रेज नहीं होंगे। तो फर्स्ट वो तो कंडीशन इटसेल्फ एक्टस रियस 99 की में तो वही है कि डेथ डेथ होना कॉज होनी। चाहिए। एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद कहता है कि अगर इफ द डेथ इज कॉज्ड, तो क्वेश्चन आएगा कि बाय हुज एक्ट, राइट? इफ द डेथ हैज बीन कॉज्ड, क्राइम हो गया है। ओके, तो अब क्वेश्चन ये कि बाय हुज एक्ट। एंड थर्ड क्वेश्चन आएगा कि वेदर इट इज अ प्रॉक्सिमेट रिलेशनशिप और द रिमोट। इसका मतलब ये है कि वेदर यू आर इन्वॉल्व। जैसे मैंने बहुत सारे केसेस बताए, जैसे कि वो हस्बैंड आ रहा था अपनी वाइफ को हिट करने के लिए, वो खिड़की से कूद गई। तो हमें देखना पड़ेगा वेदर इट इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, वेदर इज अ प्रॉक्सिमेट और रिमोट। मतलब कॉजा प्रोक्सीमेट कॉजा मतलब मतलब सर्टेन। इमीडिएट कॉज होना चाहिए, इमीडिएट, राइट? कॉजेज देखो, कॉशन मस्ट इट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉजा कॉजान। और मैं स्पेलिंग बोल देती हूँ, अगर किसी को और इस पे सर्च करना है दे कैन। CAUSA कॉजा। आई रिपीट इट अगेन, CAUSA कॉजा हो गया कॉजान, CAUSAN कॉजा कॉजान। दैट इज अ इमीडिएट कॉज। ओके, तो इसमें ना ओके, और मैं बताऊं जैसे हम लोग ना अभी डेथ बहुत बार वर्ड यूज किया हमने। ओके, कोई बताएगा व्हाट इज डेथ? आई मीन वेरी वेरी क्वेश्चन, बट स्टिल आई वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस। एनीवन? कोई भी आई अलाइव थिंक ह्यूमन बीइंग है ना, हम्म, वो उसकी लाइफ खत्म हो जानी चाहिए। ओके, वेरी फेयर। हार्ट और माइंड जब हार्ट और माइंड जब काम करना बंद करते हैं दैट इज कॉल्ड डेथ आई थिंक। ओके, वी कैन से दैट। ओके, तो अब मैं मेरा वर्जन बताती हूँ, मतलब नॉट माय वर्जन ऑब्वियसली। ओके, तो डेथ मींस डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। सेक्शन 46 फर्स्ट, सेक्शन 46 डील करता है इससे। देन जो वर्ड है ना डेथ, डेथ नॉट इंक्लूड द डेथ ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। जैसे मैंने बताया, अनबॉर्न चाइल्ड को एज अ डेथ कंसिडर नहीं करते हम लोग। एंड इट इज एन इमटेरियल इफ द पर्सन हुज डेथ हैज बीन कॉज्ड इज नॉट द वेरी पर्सन ऑफ, मतलब ये कभी भी मैटर नहीं करेगा। यू कांट से कि माय लॉर्ड मैं तो इसे मारना चाहता था, गलती से ये मर गया। मतलब ट्रांसफर ऑफ मेलाइस, राइट? मारना इसे चाहते थे, मर कोई और गया। यू वांटेड टू किल समवन, यू हैव द इंटेंशन टू किल समवन, बट वो नहीं, उसकी जगह कोई और मर गया। तो ये आप ये इसमें डिफेंस नहीं ले सकते। इट इज एन इमटेरियल। क्या आई वांटेड टू किल समवन बट ये मर गए, नो नो। लाइफ गई है, क्राइम हुआ है, दैट्स इट। ओके, और जो मैं डेथ का कह रही थी ना कि ऑफेंस तभी कंप्लीट होगा, एक सेकंड सॉरी, डेथ अकर व्हेन द ब्रेन डाइज कंप्लीटली। ओके, ब्रेन डेथ। डेथ डेथ हम तभी मानेंगे जब ब्रेन डाइज हो। अगर इफ द ब्रेन डाइज कंप्लीटली तो ही वो डेथ होगी। अगर अ पर्सन कैन नॉट बी सेड डेथ इफ सम एक्टिविटीज, इफ सम ब्रेन एक्टिविटीज इज प्रेजेंट। अगर ब्रेन में थोड़ी भी एक्टिविटी हो रही है, लाइक वो कॉमा में भले कितने भी साल से हो, समझ रहे हो? इसलिए डेथ को अगर कोई पूछे भाई व्हाट इज डेथ, डेथ अगर ब्रेन कंप्लीटली आपका काम नहीं कर चुका, ब्रेन कंप्लीटली डाइड, देन दैट इज कॉल्ड डेथ। ब्रेन डेड उसको कहना होगा। हाँ, और ये जो कह रही थी ना कॉज एंड इफेक्ट वाला, तो इसके लिए केस है, अगर सुनना चाहो तो 2 मिनट का केस है। इंटरेस्ट इसका नाम केस का नाम मुझे बिल्कुल याद नहीं है, बट एक मतलब सिनारियो मुझे इसका याद है अच्छे से। ओके। इसमें क्या होता है ना, जो अक्यूज हस्बैंड होता है वो उसकी वाइफ की वजाना में मरकरी क्लोराइड इंसर्ट करता है। अच्छा। तो इसके वजह से क्या होता है ना, इट कॉज द सीवियर बर्न। ठीक है, वो हॉस्पिटलाइज होती है फॉर द 45 डेज। अब क्या होता है, जो हॉस्पिटल में जब उसका ट्रीटमेंट वगैरह चलता है, तो
मरकरी के कुछ वो नहीं मिलते उसमें, क्या कहते हैं उसे, मरकरी के ट्रेस पार्टिकल्स रह जाते ट्रेस हैं, traces हाँ रह जाते हैं। एग्जैक्टली, ट्रेसेस नहीं मिलते, ठीक है। अब क्या होता है, वो 45 डेज के बाद डिस्चार्ज हो जाती है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो जब डेथ में, पोस्टमार्टम में, तो मरकरी के तो उसमें कोई भी स्ट्रेस नहीं मिलते, उसमें ट्रेसेस नहीं मिलते। अब क्या होता है इसमें कि दिस इज बिकॉज द मरकरी का ये, हाँ, क्योंकि बाद में ये बोला गया कि जो मरकरी है ना, वो एक स्पेसिफिक पॉइजन है जिसने कि किडनी पे अफेक्ट करा था उसके, और इसकी वजह से क्या हुआ, इसके वजह से उसकी डेथ हो गई, ठीक है। बहुत सारी ऐसी सेवरल इंजरी थी, तो भी उस हस्बैंड को उसमें लायबल कराया गया, क्योंकि बिकॉज ऑफ योर एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, यू कॉज दैट, उसके वजह से इफेक्ट हुआ है। इसको ऐसे याद अच्छा, रख ये सकते यहाँ हैं पे समझ आ कि गया, कॉज एंड इफेक्ट। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि आग किसने लगाई, माचिस की हम्म, तिल्ली कौन स्टार्ट करता है, जो इग्नाइट करेगा ना वो हाँ आगे तक जाता जाएगा, लेकिन जो स्टार्ट करेगा वही कल्प्रिट है। एग्जैक्टली। और क्या मैं जान सकती हूँ हमारे साथ आज और कौन है, दो नीरज के अलावा? लव यू जिंदगी, अनिकेत, हमारे ओके। साथ वही कर, हमारे साथ है अनिकेत, लव अनिकेत। यू जिंदगी, मिस्टर अनिकेत कुमार। ओके, तो गाइस आज हम लोग यही तक रखते हैं, उसके बाद नीरज कल तुम जूरीज का देख स्टार्ट कर देना, आई विल बी कैरी ऑन विद दिस क्राइम। ठीक है, ओके। ठीक है। और